हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन के 14 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलीजेस द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 टू 2019 रिपोर्ट। तो गाइस, ये जो न्यूज है जीएस3 में कवर होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। विजन के हिसाब से देखो तो वो किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में ही कवर करेगा, नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कवर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो यूएनडीआरआर है, दैट इज द यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूएन को सर्व करता है फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है कि किस तरह से हम जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसे इंप्लीमेंट कर सके फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030। देखो गाइस, इसका एम क्या है, मैन मेड हजार्ड्स की वजह से या नेचुरल हजार्ड्स की वजह से जो भी डिजास्टर होते हैं उनकी वजह से जो लॉसेस होते हैं, लाइफ लॉसेस होते हैं या फिर इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं, उनको हम किस तरह से रिड्यूस कर सके। तो क्या फाइंडिंग है, देखो हम डिफरेंट डिजास्टर दे सकते हैं। जैसे जियो फिजिकल डिजास्टर में अर्थक्वेक आ जाएगा, मास मूवमेंट आ जाएगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज आ जाएंगी। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, वेव एक्शन हो गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में स्टॉर्म्स आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, फोग, ये सब आ सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल में ड्रॉट, ग्लेशियर लेक हो जाना, आउटबर्स्ट, वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल डिजास्टर देखो सबसे पहले आपको कोविड ही आ गया, जिसमें एनिमल एक्सीडेंट हो गया, एपिडेमिक, इंसर्ट, इन्फेस्टेशन हो गया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में इम्पैक्ट स्पेस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर इन्होंने बस बताए हुए हैं। देखो फाइंडिंग्स क्या है, जो यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इसने क्या फाइंडिंग्स की है। देखो ये देखा गया 2000 से 2019 के बीच में, मतलब कि इन बिटवीन दिस 19 ईयर्स 7000 मेजर डिजास्टर इवेंट्स हुए, मतलब कि ये मेजर इवेंट्स बताए हैं। अगर हम माइनर भी देखने लगे तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाए, तो 7000 मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें से 1.23 मिलियन लाइव्स हैं जो क्या उनका लाइव्स का लॉस हुआ है, एंड इट अफेक्टेड नियरली 4.2 बिलियन पीपल, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस कितने का हुआ है, $2.97 ट्रिलियन। चाइना, यूएसए एंड इंडिया 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं, और इंडिया और चाइना में ओवर 2.8 बिलियन डिजास्टर अफेक्टेड पीपल रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ डिजास्टर इवेंट्स है वो फ्लड्स हैं, 44% फ्लड्स की वजह से क्या है लोग इफेक्टेड हैं, एंड स्टॉर्म्स की वजह से जैसे ह्यूरिकेन, साइक्लोन्स, इनकी वजह से 28%। ठीक है, इंडिया सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द फ्लड, 17 फ्लड्स आते हैं यहाँ पे पर ईयर। ठीक है, आपको पता है किस तरह से असम आ रहे हैं, कभी केरला में आ रही है, कभी बिहार में आ रही है। ठीक है, मुंबई में अर्बन फ्लडिंग के केस आ रहे हैं, दिल्ली में अर्बन फ्लडिंग। ठीक है, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न से ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन प्रेसिपिटेशन, इस वजह से क्या है हमारी ग्लोबल एग्रीकल्चर को भी 70% रिस्क है ऑफ ग्लोबल, आई मीन ग्लोबली जो एग्रीकल्चर उसके 70% को क्या है रिस्क है। इंडिया में 51% जो हमारा एरिया वो रेनफेड है, मतलब कि रेन पे डिपेंड करता है, विच कंट्रीब्यूट नियरली 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको इन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स ऑन पार्टी सिंबल। इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है पार्टी सिंबल्स पे। तो गाइस ये जीएस2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही जाएगा। देखो ये क्या करता है, इलेक्शन कमीशन करता है कैसे, एज पर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017। ऑर्डर को सबसे पहले 1968 में प्रोमulgate किया गया था अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टी सिंबल दो तरह के होते हैं, ये आपको पता भी होगा, रिजर्व होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, रिजर्व सिंबल किसी को मिलते हैं, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसको मिलते हैं, अब वो चाहे नेशनल हो चाहे वो स्टेट पार्टी हो। करंटली आपको पता ही होगा जो हमारे पास 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज हैं, 64 स्टेट पार्टीज हैं। देखो अगर तो कोई एक ही स्टेट में कोई नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो ऑफ कोर्स उनके सिंबल डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर वो दो डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं तो दोनों उन पार्टीज के जो सिंबल्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 or more recognized parties can have same symbol if they are not contesting in the same state। अगर सेम स्टेट में नहीं लड़ रही है तो उनके जो सिंबल्स है वो सेम हो सकते हैं। फ्री सिंबल्स हम किन्हों एलोकेट करते हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हो लेकिन रजिस्टर्ड तो होती हैं। देखो मोर देन 2500 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं इंडिया में। अगर आपको कोई भी सिंबल चाहिए, सपोज करो आपको एग्जाम देते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट की चॉइस पढ़ते हो, तो उसी तरह ये होता है। इसमें क्या होता है, जो भी कैंडिडेट जो भी सिंबल्स लेना चाहता है वो 3 सिंबल्स अपनी लिस्ट कर सकता है एज पर देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होता है तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है अमंग द राइवल ग्रुप्स और सेक्शन इन केस ऑफ पार्टी स्प्लिट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्टेमिंग क्लेम टू इट्स नेम एंड सिंबल। नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड proposes unified tariff regulations for natural gas pipeline। तो गाइस ये जो न्यूज है जीएस3 इकोनॉमिक सेक्शन में आएगी। तो गाइस अभी क्या है, देखो हमने ये पहले भी न्यूज पढ़ी थी। देखो गैस क्या है, नेचुरल गैस को जब हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, अब जिसकी ट्रांसपोर्ट मतलब जो इंडस्ट्री जितनी दूर
मतलब कि एस्टेब्लिश होएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके महंगे पड़ेंगे, तो उसको जो नेचुरल गैस है वो महंगी पड़ेगी। इसलिए क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वो क्या करेंगी, नेचुरल गैस का जहाँ सोर्स है उसके पास रहना ज्यादा मतलब कि प्रेफर करेंगी, ताकि उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटा सकें। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, लेकिन जो दूसरे जो एरियाज हैं जहाँ पे नेचुरल गैस का सोर्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या रह जाएंगे, अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या किया है, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है उसने क्या किया है, जो अभी इतने सारे पाइपलाइन तारीफ के जो भी मतलब कि पूल्स था उसे मर्ज करके एक वन सिंगल तारीफ पे लेके आई है, जो हर एक बंदे से उतना ही लिया जाएगा। इसे हमने क्या बोला, यूनिफाइड पाइपलाइन तारीफ। एक बार हम पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रोपोजेस pooling of existing approved pipeline tariffs to arrive at one single tariff to be charged across the pipeline। मतलब कि across the country क्या है, वन सिंगल तारीफ आपसे चार्ज ली जाएगी, जिसे हम यूनिफाइड पाइपलाइन तारीफ बोलेंगे। इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर देंगे ऑफ कंज्यूमर। देखो इसमें क्या आएगा, देखो इसमें ना दो तरह से मतलब कि क्या करना है, आपको आपसे चार्ज किया जाएगा। देखो मतलब कि अगर तो आप विद इन 300 किलोमीटर की रेंज में रहते हो जहां पे नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है, अगर आप उसके 300 किलोमीटर के मतलब कि डिस्टेंस पे रहते हो, तो उनके लिए जो कॉस्ट होगी वो अलग होगी। लेकिन अगर आप 300 किलोमीटर से जितना भी डिस्टेंस की दूरी पे रह रहे हो, अब वो चाहे 1000 किलोमीटर हो चाहे वो 3000 किलोमीटर हो, तो सबके लिए क्या होगा, सेम प्राइस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, मतलब कि किसी और से हम पैसे ज्यादा हाई चार्ज कर लेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को हम क्या करेंगे, लो प्राइस में अवेलेबल करा सकें। ठीक है, मतलब आप क्या, देखो 1000 किलोमीटर वाले से भी आप सेम चार्ज लोगे, 3000 किलोमीटर वाले से भी सेम चार्ज लोगे, तो अब 1000 किलोमीटर वाले से मतलब कि उसके लिए तो वो चार्ज ज्यादा है, तो इससे हाई चार्ज लेके इसको तो आप लो चार्ज में प्रोवाइड करो ना एक तरह से, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ठीक है, देयर वुड बी अ क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स located away from natural gas sources by consumers located near the gas sources। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सोर्स, जो कस्टमर्स ज्यादा कम दूरी पे हैं उनसे आप चार्ज थोड़ा हाई लेके, जो कंज्यूमर दूरी पे हैं उनको क्या कर दोगे, मतलब कि ये प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। देखने को सेम ही है, 100 रुपए इससे भी ले रहे हो, 100 रुपए इससे भी ले रहे हो, लेकिन अगर आप इसके पर्सपेक्टिव व्यू से देखो, इसके पर्सपेक्टिव व्यू से देखो, इसको ये सस्ती पड़ रही है, इसको ये महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया दो तरह में डिवाइड किया जाएगा इंटायर नेटवर्क को, दो जोन्स में। जोन 1 में होगा जो अगर कोई भी जो नेचुरल गैस के जो कस्टमर्स हैं वो विद इन 300 किलोमीटर एरिया, चाहे वो वेस्टर्न साइड में हो चाहे वो ईस्टर्न साइड में हो। जोन 2 में क्या है, एंटायर लेंथ देर आफ्टर। अभी करंट तारीफ निजाम में ये था कि जो प्लेट जितना दूर लोकेटेड है नेचुरल गैस रिसोर्स से, उससे उतना ज्यादा हम क्या लेते थे, ज्यादा पेमेंट लेते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे वो ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से क्या होते थे, जो गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल गैस सोर्सेज के जो लोकेशन है उसके वहां पे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी। अब यूनिफाइड पाइपलाइन तारीफ का बेनिफिट कहेगा, ऑफकोर्स सबसे पहले क्या है, यूनिफॉर्म सिंगल तारीफ हो जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। इसमें कहेगा हम गैस सप्लाई को सपोर्ट करेंगे थ्रू द न्यू पाइपलाइंस लाइक ऊर्जा गंगा। अब हम जरा ये भी पढ़ लेते हैं, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड है ये कैसी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा, ताकि हम जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, या जो रेगुलेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज मार्केटिंग सप्लाई, इन सबको देखती है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्लैरिफाइज ऑन यूज ऑफ आधार। तो गाइस अगेन ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी पे जाएगा GS2 में। देखो अभी क्या है, RT एप्लीकेशन एक फाइल हुई थी, उसमें एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना है, अपनी डेथ सर्टिफिकेशन डेथ रजिस्ट्रेशन कराना है तो आधार उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। और अगर फिर भी कोई आधार वॉलंटरी प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्रिंटेड होना उस डाटाबेस पे या डॉक्यूमेंट को स्टोर करना वो जरूरी नहीं है, ना ही वो बर्थ रजिस्ट्रेशन के वक्त, ना ही डेथ रजिस्ट्रेशन के वक्त। अब आधार क्या, ये सब आपको पता ही होगा, हम फिर भी पढ़ लेते हैं। आधार 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कौन इशू करता है, UID है, ये आपको पता ही होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसको करती है, जो इंडिया का रेजिडेंट है। आधार आपके 4 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस अलोंग विद द बायोमेट्रिक डाटा, मतलब क्या कि फिंगरप्रिंट, फिंगर थंब इंप्रेशन ले ले सब। जो UID है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट 2016 अंडर किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। तो गाइस आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आपको डिफरेंट सर्विसेज लेनी है तो वहां पे हर जगह आधार का होना मैंडेटरी नहीं है, और उसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिडिटी है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया था। उन्होंने ये भी बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है या अगर आपको मोबाइल कनेक्शन लेना है या स्कूल में एडमिशन लेना है
तो वहां पे आधार मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तब आपको अपना आधार और पैन लिंक कराना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज भी आपके आधार कार्ड के लिए नहीं पूछ सकते। उसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया था, अगर नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत अगर आपके डाटा को शेयर करने के लिए अलाउ किया गया तब आपके आधार को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो गाइस ये जो न्यूज है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में जाएगी। तो गाइस इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज यही हो जाती है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करती है। देखो ये हर साल ही न्यूज में होता है। देखो जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। देखो क्या ग्लोबली सिनेरियो है, एनर्जी सिस्टम में क्या चल रहा है, नेक्स्ट डिकेड में क्या उसका सिनेरियो होने वाला है, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करती है। 2020 की रिपोर्ट ने एग्जामिन किया कि कोविड पेंडेमिक की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है, हाउ इट अफेक्ट्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ रैपिड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। अब आपको पता है सभी कंट्रीज क्या है, क्लीन एनर्जी की तरफ क्या कर रही है, ट्रांजिशन फेज में है। तो इसका भी इसने क्या करा, एग्जामिन किया। अब हाईलाइट्स क्या है इसकी रिपोर्ट के, देखो इसने देखा ग्लोबल एनर्जी की जो डिमांड है वो 5% ड्रॉप हुई है 2020 में। जो CO2 एमिशंस एनर्जी की वजह से जो रिलीज होते हैं वो भी 7% डिक्रीज हुए हैं। देखो गाइस इसमें ध्यान रखना, एनर्जी की वजह से CO2 एमिशन जो हुए हैं वो डिक्रीज हुए हैं, हम ओवरऑल CO2 एमिशंस की बात नहीं कर रहे। जो एनर्जी पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्रीज हुई है बाय 18%। 2014 तक ये बताया जा रहा है कोयल का जो एनर्जी में शेयर है वो 20% कम गिर जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि भाई ऑफकोर्स सबके क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो कोयल का जो शेयर है वो घटेगा ही घटेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है मेनली सोलर एनर्जी, वो क्या करेगी आने वाले टाइम में 2030 तक जो उसकी डिमांड है वो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में 80% तक पूरी होगी। इसमें ये भी पड़ा गया कि पावर सेक्टर में को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हैं, जो ग्रिड्स होते हैं वो यूजफुल नहीं प्रूव किए गए हैं, with implication of the reliability and the security of the electricity supply। इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोरेज है ये काफी अच्छा रोल प्ले कर सकती है अगर आपको फ्लेक्सिबल ऑपरेट करना है पावर सिस्टम को, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट है फॉर यूटिलिटी स्केल बैटरी स्टोरेज, ठीक है। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या जैसे इस तरह के जो मेन पॉइंट्स आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, तो इसका ना आप अलग से थोड़ा मतलब कि एक अलग से 4-5 पेज लगा लीजिए, जिसमें इससे क्या होगा ना एंड में कि आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको मतलब कि शॉर्ट समरी बन जाएगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, कहाँ एस्टेब्लिश है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो ये सब आपको नॉलेज हो जाएगी। उसी तरह क्या जैसे इसरो का कोई मिशन पढ़ो, नासा का कोई मिशन पढ़ो, तो उनके लिए अलग पेजेस लगा सकते हो। कोई स्पीसीज पढ़ रहे हो उसका आईसीएन में क्या स्टेटस है, तो ऐसे करके ना आप 4-5 अलग अलग ना थोड़ा पार्ट कर सकते हो, एक ही नोटबुक को डिवाइड कर सकते हो, तो एंड में ना समरी बन जाएगी 1 साल की, ठीक है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है 1974 में से फाउंड आउट किया गया था ताकि हम कंट्रीज की हेल्प कर सकें टू रिस्पॉन्ड टू ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। ये ऑटोनोमस बॉडी किसके अंदर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंडर ही है। इंडिया इसका मेंबर कब बना, तो 2017 में एसोसिएट मेंबर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज पे, छोटी छोटी न्यूज पे। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, देखो जो 108 जो एडिशन है इसका 2021 में पहले शेड्यूल हुआ था, लेकिन अब ये 2022 में हुआ था। अब हम जरा ये पढ़ लेते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखो सबसे पहले 2 ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर JL सिमोनसन एंड सेकंड थे प्रोफेसर PS मैकमोहन। इन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया था। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, इंडिया में साइंस को प्रमोट कर सके। तो अब साइंस को प्रमोट कैसे करते थे, ये क्या करते हैं एनुअली कांग्रेस, मतलब एनुअल मीटिंग, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, एनुअल मीटिंग होल्ड करते थे जिसमें कुछ प्रोसीडिंग्स पब्लिश करते थे, जर्नल्स पब्लिश करते थे, ताकि हम क्या कर सकते हैं फंड्स प्रोवाइड करते थे ताकि हम साइंस को प्रमोट कर सके। जो पहला सेशन इसका हुआ था वो 1914 में होता कैलकाटा में। 1947 में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे वो इसका जनरल प्रेसिडेंट बने थे इस सेशन के। इसके बाद ये ट्रेडिशन हर सक्सेसिव पीएम्स ने इसको कैरी ऑन किया, ठीक है, कंटिन्यू किया। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, देखो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फोकस क्या है, जो भी इसके मेंबर्स हैं वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, या फिर ऐसे वेपन्स को हम जमाखोरी ना करें, प्रोलिफरेशन ना करें, फाइनेंसिंग ना करें जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हो। इसके अंदर 41 जुरिसडिक्शन मेंबर्स हैं विद इन द एशिया पैसिफिक रीजन। इंडिया इसका मेंबर है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया मालदीव्स इन $400 मिलियन पैक्ट फॉर कनेक्टिविटी, देखो इंडिया ने अभी क्या किया, $500 मिलियन का पैकेज प्रोवाइड किया किसको, मालदीव्स को। वो फंड करेगा किसके, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है $100 मिलियन है वो ग्रांट दे रहा है और 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। देखो जो ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसमें 6.7 किलोमीटर का ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा
मालदीव के माले को लक्षद्वीप के विलिंगिली, गुलीफालू एंड थिलाफुशी इन 3 आइलैंड से कनेक्ट करेगा। ये सेकंड सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है मालदीव में। आफ्टर इससे पहले क्या चाइना ने ऑलरेडी क्या है, एक सेकेंड, आफ्टर क्योंकि चाइना ने भी पहले क्या किया था, चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज को इनोग्रेट किया था, लेकिन उसके बाद चाइना ने बैक कर लिया था। इससे पहले भी इंडिया ने क्या है $800 मिलियन का लोन दे रखा है किसको, मालदीव को। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, तो भाई ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, 2002 में इसको लॉन्च की गई है, नई नहीं है ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया गया था। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, वुमेन साइंटिस्ट को, वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट को अपॉर्चुनिटीज दे सके जिनकी एज 27 to 57 ईयर्स है, जो उनका जिनके करियर में ब्रेक हो जाता है। आपको पता है उनके करियर में ब्रेक क्यों होता है, ड्यू टू द मैरिज पर्पस, ठीक है, ड्यू टू द, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, तो इन सब के वजह से जो उनके करियर में ब्रेक हो जाता है उनको द्वारा अपॉर्चुनिटी देनी वुमेन साइंटिस्ट को, ठीक है, तो इसलिए लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है, वुमेन साइंटिस्ट ने इस स्कीम को काफी अच्छे से अवेल किया है और इसने ये बताया कि किस तरह से हम न्यूक्लियर वेपन्स का जो डेडली इफेक्ट है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर मिटिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल। टेक फॉर ट्राइबल, तो गाइस ये भी कोई भी पुरानी न्यूज ही है। जो इनिशिएटिव है किसका, ट्राइफेड का, जो सपोर्ट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इसका एम क्या है, ताकि हम जो ट्राइबल लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उन्हें बिल्ड कर सकें, ठीक है, किस तरह से, ठीक है, एनरोल्ड हुए किसके अंदर, प्रधानमंत्री वंदन योजना के अंदर। इसके अंदर क्या है, जो भी इसके अंदर जो एनरोल्ड होता है उनको 30 डेज की ट्रेनिंग देते हैं ओवर 6 वीक। इसका क्या होता है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को हाई सक्सेस रेट देखने को मिला है by enabling and empowering them to run their business with marketable products with quality certificate। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। देखो ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है। देखो इसका एम क्या है, हम देखो गाइस ये हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। इसका एम है कि हम क्या कर सके, अपने जो इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम है इसको हम स्ट्रेंथन कर सके। देखो आपको पता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, ताकि हम जो बेसिक वैक्सीन मतलब कि बच्चों को देते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सके, तो इसको नेटवर्क को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या इसको चलाया गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, सभी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में देखता है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है, हर जगह वैक्सीन का फ्लो कितना है, और अगर कोई वैक्सीन को जो स्टोरेज टेम्परेचर है उसके हिसाब से रखा हुआ है या नहीं। रिसेंटली क्या है, इसको इसलिए रिपर्पस किया ताकि जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसको भी हम रियल टाइम मैनर में डिलीवर कर सके, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट इसको हो रहा है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लास्ट न्यूज आज की एक्वापोनिक्स। तो गाइस अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ी होगी तो आपको पता है एक्वापोनिक्स क्या होता है। देखो रिसेंटली क्या है, स्मॉल स्केल पे एक्वापोनिक्स फैसिलिटी डेवलप की गई किसके द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली में इनोग्रेट की गई है। एक्वापोनिक एक तरह का एग्रीकल्चर होता है, इसमें हम दो काम इकट्ठे करते हैं। देखो यहाँ पे हम टैंक्स में फिश को भी रेज करते हैं, साथ में प्लांट्स को भी कल्चर करते हैं, प्लांट्स को भी कल्टीवेट करते हैं सोइल बिना सोइल के। हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि इसमें क्या होता है, जो आप फिश को भी रेज कर रहे हो, फिश को भी आप रियरिंग कर रहे हो, तो वहां से एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर वो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, एंड जिसकी वजह से प्लांट से करते हैं हेल्प करते हैं टू प्यूरिफाई द वाटर फॉर द वे। एक्वापोनिक सिस्टम में 90% लेस वाटर यूज मतलब कम यूज होता है वर्सेस द ट्रेडिशनल फार्म, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।